हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इंग्लिश में बोला जाए तो आप लिख लीजिएगा वर्क, एनर्जी एंड शक्ति को बोला जाता है दोस्तों पावर। अब देखिए किस प्रकार से हम इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो बात पे गौर कीजिएगा, जैसे हम कार्य, अब कार्य क्या होता है? हम जब कार्य को पढ़ेंगे, कार्य रिलेटेड होगा हमारे बल से, फोर्स से। जो हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वस्तु कहीं दूर जाती है, या वस्तु को गतिज ऊर्जा ग्रहण करती है, या वस्तु को स्थितिज ऊर्जा ग्रहण करती है। इसके ऊपर बात करेंगे। कार्य डिपेंड करता है हमारे बल के ऊपर। फिर बात करेंगे ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी डिपेंड करेगी हमारे वर्क के ऊपर, कार्य के ऊपर। यानी जो कार्य है वो डिपेंड करेगा दोस्तों किसके ऊपर? बल के ऊपर। उसके बाद में जो ऊर्जा बात करेंगे, और ऊर्जा डिपेंड करेगी हमारी किसके ऊपर? कार्य के ऊपर। और हम जो पावर पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, तो पावर किसके ऊपर निर्भर करेगी? ऊर्जा के ऊपर। यानी ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? बल के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इन सब में क्या लगेगा दोस्तों? फोर्स लगेगा, बल लगेगा। और इन बलों के कारण हम कार्य को पढ़ सकते हैं, ऊर्जा को पढ़ सकते हैं, शक्ति यानी पावर को पढ़ सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं इन टॉपिक के बारे में। चलिए 1 नंबर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। अब जैसे मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक वस्तु है m द्रव्यमान की, यानी कोई भी जो वस्तु लोगे आप, उसमें उस वस्तु का क्या होता है? भार होता है। क्या होता है दोस्तों? वेट होता है। और उस भार को मैं फिजिक्स की परिभाषा में m से डिनोट करता, जिसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है, उस वस्तु को मैंने क्या कहा? थोड़े बल से। अब मैंने ये कहा, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको ये कहा कि वर्क यानी कार्य किस पर डिपेंड करता है? बल पर। यानी जब तक हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाएंगे, वो वस्तु क्या नहीं कर सकती? गति नहीं कर सकती। तो हमें वस्तु को गति करवाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है दोस्तों? एक फोर्स लगाना पड़ता है, एक बल लगाना पड़ता है। तब जाकर जो हमारी जो वस्तु है उसमें क्या आती है? गतिज ऊर्जा आती है, यानी काइनेटिक एनर्जी आती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आएगी, मुझे पता है वस्तु के ऊपर बल लगाता हूं। अब देखिए मैंने इस वस्तु के ऊपर क्या लगाया दोस्तों? एक फोर्स लगाया, जिसे F से दर्शाया जाता। अब जैसे ही मैंने इस वस्तु के ऊपर बल लगाया तो वस्तु यहां से कहां चली गई? कुछ क्षण के बाद वस्तु यहां चली। अब यहां से वो वस्तु यहां चली जाती है, तो इसने क्या किया? वर्क किया। इसने क्या किया? कार्य किया। यानी यहां से वस्तु ए स्थान से, यानी ए जगह से वह बी जगह पे चलेगी। उसने कितना कार्य किया? आपने ये कहा। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल समझो तो ये देखिए गाड़ी का चलना। तो गाड़ी अपने आप तो नहीं चलती, हम उस पर बल लगाते हैं, एक्सीलरेटर को दबाएंगे तब जाकर गाड़ी चलेगी। अब कुएं से पानी निकालना, कुएं से पानी, जैसे आप कुएं अपने हाथों से उसके ऊपर बल लगाओगे तो कुएं से पानी लेके आएगा और ऊपर लेके पानी को ऊपर लेके आएगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हम क्या लगाने? उसके ऊपर बल लगाए। गाड़ी को रोकना, गाड़ी यानी गतिज ऊर्जा में थी, उसके ऊपर कार्य किया था और कार्य को हमने स्थितिज ऊर्जा के द्वारा उसको रोका। चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, गति करती हुई वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं जो गति कर रही हैं उनमें वो क्या करती है दोस्तों? कार्य करती है। इसने क्या किया? कितना कार्य किया, ये भी हमें याद करना। मैंने अब इतनी बातें को बताया आपको कि ये सब चीजें होती क्या है, तो इनकी एक परिभाषा निकलती है, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, अब देखिए परिभाषा। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा किसी वस्तु पर मैंने लगाया F बल, यानी किसी वस्तु पर F बल लगाने के कारण
जब किसी वस्तु पर F बल यानी बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में, यानी वस्तु की कंडीशन में क्या होता है, परिवर्तन आता है। वस्तु की स्थिति में या वस्तु की अवस्था में, अब जो वस्तु वहां पर स्थिर पड़ी है उसकी कंडीशन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन को यह क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। यानी वस्तु पहले यहाँ पड़ी थी, यहाँ से वस्तु यहाँ चली गई, मतलब उस वस्तु ने की कंडीशन क्या हुई, परिवर्तित हुई, यानी वस्तु की स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये बात है हमारे कार्य में। तो अब फिजिक्स के रूप में कार्य की परिभाषा दी गई थी दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। अब कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए फिजिक्स के रूप में परिभाषा दे दी कि मैंने किसी वस्तु क्या थी, स्थिर थी, उसके ऊपर जैसे ही मैंने क्या लगाया, बल लगाया, तो बल लगाने पर वस्तु क्या हुई, परिवर्तित हुई। वस्तु की स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वस्तु A से B तक चली गई। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे ये वस्तु है, ये कोई स्थल है। अब यहाँ पर वस्तु क्या हुई दोस्तों, पड़ी है। यहाँ पर वस्तु क्या है, स्थिर पड़ी है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है स्थिर। अब मैंने बाहर से की कोई F बल लगाकर इसको छोड़ दिया। जैसे ये वस्तु यहाँ थी, जैसे यहाँ पड़ी है और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बल लगाया तो वस्तु यहाँ चली गई। कहाँ चली गई, यहाँ थी, यहाँ पर बल लगाने पर वस्तु कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो जैसे ही मैं बल लगाता हूं तो वस्तु यहाँ चली जाती है, मतलब B पर चली जाती है। और दोनों के बीच में जो परिवर्तन आता है डिस्टेंस का, जिसे x से भी दर्शाया जाता है और उसे कैपिटल S के द्वारा भी और x के द्वारा भी दर्शाया जाता, ये आता है इसमें परिवर्तन। यानी बल तो मैं लगा रहा हूं, मैंने क्या लगाया, बल तो लगाया, साथ में उसमें परिवर्तन किसका आ रहा है, दूरी का, यानी विस्थापन का, यानी दूरी का परिवर्तन आता है। यानी बल गुणा में विस्थापन, यानी बल गुणा में कितना परिवर्तन आया। विस्थापन को मैं ये भी कह सकता हूं अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी परिभाषा। यानी कार्य की परिभाषा आप देना चाहो तो दे सकते हो कि किसी वस्तु पर बल लगाने के पश्चात वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह कार्य कहलाता है। यानी वस्तु ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी दूरी तय की, वह कहलाता है कार्य। और फिजिक्स के रूप में परिभाषा देना चाहो तो फिजिक्स के रूप में परिभाषा दी जाती है किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु के डिस्टेंस में परिवर्तन, उसकी विस्थापन में क्या आता है, परिवर्तन। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। और एक परिभाषा हम देते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल के योग को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। ये हो गया हमारा कार्य। इसके बाद देखिए अब कार्य यानी बल गुणा विस्थापन। अब देखिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कार्य हमने पढ़ा बल गुणा विस्थापन। अब देखिए मैंने जो बल तो लगा दिया, अब बल लगाने पर वस्तु में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी जैसे मैं बल लगाता हूं तो आप एक बात नोट करते हो कि मैंने जैसे किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया, वस्तु क्या करती है, गति करती रहती है। और वो रुकती कब है, आपने ये गौर की होगी कि वस्तु कब रुकती है, जब तक उसके ऊपर जो लगाया गया फोर्स होता है, बल होता है, उसका मान खत्म हो जाए, यानी उसका इंटरेक्शन क्या हो जाए, वहां पर खत्म हो जाए, एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, तब जाकर हम कहते हैं कि हमारी वस्तु क्या हुई, रुक गई। तो अब मैं ये कहता हूं कि जब तक वस्तु के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी वस्तु पहले यहाँ थी, यहाँ जाने पर वस्तु रुकी, बीच में बहुत सारे मार्ग आते हैं, वहां पर वस्तु के ऊपर क्या लगता है दोस्तों, बल तो लगता रहेगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो बल यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जो बल लगता है उसमें बल का मान ज्यादा, फिर बल थोड़ा कम, फिर बल थोड़ा कम और फिर बल और थोड़ा कम। अब यहाँ तक जाने पर वस्तु के ऊपर जो बल लगता है वो एकदम कम हो जाता है। यानी अब हम कहते हैं कि बल गुणा बल की दिशा में परिवर्तन, बल की दिशा में विस्थापन या परिवर्तन,
ये आप नोट कर लीजिए। बल गुणा बल की दिशा में। अब मैंने कार्य को इस रूप में दर्शा दिया। अब दर्शाते हैं मैथमेटिकली, गणितीय रूप में। कार्य को दोस्तों कैपिटल रख लो तो इसका शॉर्ट हो गया वर्क यानी W से। W बराबर F तो है डॉट बल की दिशा में विस्थापन कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया S। तो ये हो गया W बराबर F डॉट S हमारा। अब देखिए एक बात पे गौर करते हैं। F बराबर W डॉट W बराबर F डॉट S यानी बल गुणा में विस्थापन। अब जो मैंने ये डॉट दर्शाया ना, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट को कहा जाता है दोस्तों अदिश गुणनफल। अदिश, डॉट को कहा गया अदिश प्रोडक्ट यानी गुणनफल। यानी अदिश गुणनफल क्या होता है? जब किसी दो राशियों का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका मान दोस्तों AB cos थीटा आता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। ये जो अदिश गुणनफल जो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा इस बात पर। जो मैंने यहाँ अदिश गुणनफल लिखा है, इसका मीन क्या है? यानी ये जो टॉपिक आप देखते हो तो वो क्लास 11th का है। जब आप क्लास 11th में जाओगे, 10th पास करने के बाद आपके पास सब्जेक्ट होगी साइंस, उसके अंदर आपके पास टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, पूरी बुक आएगी किसकी, फिजिक्स की। उसका दूसरा या तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा गुणनफल से, जिसमें सदिश एवं अदिश राशियां मिलेगी। उसमें आएगा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अब मैं अदिश गुणनफल बोलता हूँ। अदिश गुणनफल का मतलब, अदिश का मतलब डॉट, कहीं पर भी आपको डॉट दिख जाए तो मतलब दो राशियों का गुणा हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, तो उसका मान ये होता है AB cos थीटा। और अगर आप कहते हो A क्रॉस B आ जाए, उसका मतलब AB sin थीटा। ये चीज आपको नोट कर साइड में नोट कर लीजिएगा इसका। तो अब देखिए दोस्तों, इसके प्रकार, इसके हिसाब से हम इसको देखते हैं। देखिएगा W बराबर F डॉट S है। डॉट का मतलब cos थीटा, तो F S cos थीटा। W बराबर नया फॉर्मूला आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें ये साइड में लिखकर नोट करके इसके नीचे हमें ये लिखना। अब ये जो चीज मैंने बनाई है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये तो सिर्फ गणितीय विवेचना हमने बना दी, गणितीय विवेचना बना दी। तो गणितीय विवेचना में ये कहते हैं अदिश गुणनफल क्या होता है, ये होता है। हमने इसको इस रूप में डिफाइन करके दे दिया। अब देखिए दोस्तों, हम जो ये वर्क पढ़ रहे हैं, ये क्या है, आपके 10th में भी है, आपने 9th में भी पढ़ा था, और अब हम इसका प्रूफ हम क्लास 11th के हिसाब से मैं आपको बताकर दे रहा हूं। अब ये जो प्रूफ हमने किया है, ये जो प्रूफ हमने किया है A डॉट B AB cos थीटा डॉट प्रोडक्ट के अदिश गुणनफल के हिसाब से मैंने ये निकाला है, ये है हमारे क्लास 11th का। अब हम क्लास 10th के ऊपर बात करते हैं, किस प्रकार से हम बताते हैं। चलिए, इतना आपने नोट किया होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में, प्रूफ करते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को यहां रखा, वस्तु कहां चली गई दोस्तों, यहां चली गई B पर, A से B पर परिवर्तन हुआ S का, ठीक है। क्या लगाया F डॉट S, क्या निकल गया, कार्य। ये हमें अब देखिए, ये हमारा कोई स्थल जिसपे मैंने एक वस्तु को रख दिया, ओके। मैंने कहा कि यह इसका मध्य बिंदु, द्रव्यमान की वस्तु, यह इसका मध्य बिंदु। मैंने कहा कि वस्तु जा रही है दोस्तों इस तरफ। यदि मैंने किसी वस्तु के तल के लंबवत बल लगाया, मैंने वस्तु के ऊपर बल लगाया स्टूडेंट्स, इधर
ये चित्र आप नोट कर लीजिएगा। मैंने किसी वस्तु के ऊपर बल लगा दिया, ओके, बल लगाया, और बल लगाने के बाद जो वस्तु के ऊपर जो बल की दिशा आ रही है, बल की दिशा बताइए मुझे आप, यानी जहां तक वस्तु जा रही है। मैंने किसी वस्तु पर किधर बल लगाया, इधर बल लगाया, यानी तल के लंबवत, ऐसे निकाल दो, निकाल दी। अब इधर बल लगाया तो वस्तु किधर जा रही है, इधर ही जा रही है, तो इसमें परिवर्तन यानी एस हमने कह दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है, थीटा एंगल, कितने का अंतर है, थीटा का नहीं सॉरी अंतर सॉरी, इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, मैंने कहा थीटा। मुझे ये नहीं पता ये कितने का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है या फिर 45 का, मुझे नहीं पता, मैंने कहा सिर्फ कितना है, थीटा। ठीक है, अब देखिए मैथ के अंदर तरीका आता है हमें कोस थीटा और साइन थीटा निकालना। देखिए ये बनाया मैंने x, ये बनाया मैंने y, दो बनाए x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहां पर इसके लंबवत, लंबवत मतलब एक इधर, एक अगर इधर मानो यानी x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर, तो z कहां होगा, इन दोनों के लंबवत, यानी इन तीनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, इसके और इसके बीच में 90, इसके बीच में 90 और इसके बीच में 90, सब एंगलों के बीच में क्या बनता है दोस्तों, 90 डिग्री बनता है। अब मैंने कहा यहां से यानी ये y तो किधर है दोस्तों, इधर है, तो मैंने इसको इधर दर्शा दिया। अब देखिए इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, देखिए ये मानने के लिए था, इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है। अब जिस अक्ष के साथ थीटा एंगल हमारा बने, जिस अक्ष के साथ थीटा एंगल बन रहा है, किसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, इसके साथ, कौन से एक्स के साथ, एक्स के साथ। y के साथ कोई कनेक्शन है नहीं है, हमें दिख रहा है कोई कनेक्शन y के साथ इसका नहीं है। जिसके साथ कनेक्शन x एक्सिस की ओर हो रहा है तो वो घटक हमारा कहलाता है cos घटक, cos थीटा। कौन सा, p, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा वो हो गया हमारा sin थीटा, जिसे p sin थीटा कहते हैं। ये बात आपको नोट करनी है स्टूडेंट्स, ये वाली बात इसके नीचे साइड में नोट कीजिएगा। अब देखिए मैंने कहा यहां पर, और मैंने मानने के लिए माना, कल्पना की कि यहां पर भी कोई एक्स होगा, यानी ये एक्स इस दिशा में और एक लंबवत ऊपर की ओर। तो अब देखिए s ये इधर, तो जिसके साथ कोण बन रहा है वो क्या बना, f cos थीटा। बात में समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपको, f cos थीटा किधर, जिधर हमारा x इधर है, जिसके साथ थीटा कोण बन रहा है, किसके साथ, s के साथ, x एक्सिस, और ये हमारा s डैश हो गया, और ये f बल लग रहा है, तो बल इसके हिसाब से f cos थीटा। जिसके साथ नहीं बन रहा है, कौन से के साथ नहीं बन रहा, s डैश के साथ, वो हो गया f sin थीटा। यानी कि हम इससे एक बात ये समझ सकते हैं कि जो वस्तु है वो इधर गति और कर रही है, कौन सी दिशा में, x एक्सिस की ओर गति कर रही है। बात पे गौर कीजिएगा, वस्तु x एक्सिस की ओर गति कर रही है, इधर गति कर रही है, कौन लेके जा रहा है, घटक cos, घटक इसको इधर गति करवा रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हम वर्क करेंगे वो क्या आएगा, अदिश आएगा। अब हमने एक बात गौर कीजिए, मैंने कहा a डॉट b cos थीटा क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है a डॉट b का, मैंने कहा था आपको ये। तो अब f cos थीटा कौन सा घटक आ गया इसका, अब देखिए दिशा कौन सी, s की, f डॉट क्या आ गया ये, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, f डॉट s नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं f डॉट s। क्या ये प्रूफ हो गया है, बिल्कुल हो गया हमारा ये प्रूफ। गौर से देखिए w बराबर f डॉट s हमने प्रूफ करके। अब दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, a डॉट b अदिश गुणनफल क्या होता है, ab cos थीटा, ये चीज भी आपको याद रखनी है घटक बनाने के, आप इसे नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट देख लेता हूं मैं, आपको क्या बताना है। ओके, ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हम ये लिखेंगे कि किसी वस्तु ए को, किसी वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु को स्थिति A से B तक जाने में बल की दिशा में कितना परिवर्तन F cos थीटा होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन कितना आया, F cos थीटा लिख दिया, F cos थीटा आया, साथ में गुणा क्या, परिवर्तन डिस्टेंस कितना कवर किया, s, तो इसका और इसका गुणा यानी f cos थीटा, f cos थीटा अदिश गुणनफल s, तो f डॉट s क्या आता है, cos थीटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, cos थीटा आ गया, यानी f डॉट s आ गया, जिसे w कहा जाता। ये हमें, अब देखिए बात करते हैं राशि कि यह अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, कार्य लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कार्य क्या है, अदिश राशि, कौन सी राशि है, अदिश। अब अदिश क्यों है, आप अब ये कहते हो कि सर मैंने आपकी बात मान ली कि कार्य हमारा अदिश राशि होता है, तो एक चीज सामने आ रही होगी कि F यानी बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि हमारा क्या है, बल है, तो ये कार्य अदिश कैसे हुआ। मान लिया विस्थापन तो हमारा अदिश होता है, हमें पता है विस्थापन क्या होता है, अदिश होता है, सदिश होता है। हम बात करें विस्थापन। अब देखिए, अब आप एक बात कहते हो सर ये क्या है, सदिश, तो ये अदिश कैसे हुआ, तो हम अब ये कहेंगे कि अगर आपने किसी वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, अब आप ये कहते हो क्या मैंने कितना बल लगाया, मैंने अब ये थोड़ी कहा कि मैंने यहाँ 10 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु 5 मीटर दूर जाके रुक गई, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा किसी m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर F बल लगाया है, F न्यूटन का बल लगाया, F राशि, न्यूटन इसका मात्रक, F न्यूटन का बल लगाया जिसके कारण वस्तु इतने मीटर दूर गई, वस्तु यहां जाकर रुक गई, इतनी दूर वस्तु गई, मैंने सिर्फ ये कहा, तो मैंने इनका मान नहीं बताया, मैंने इसकी तुलना बताई है, तो ये क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। आपको ये याद है कि कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब देखिए, अब मैं एंगल के ऊपर बात करता हूं, आपने ये लिख लिया होगा कार्य एक अदिश राशि होती है। अब एंगल के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये बात है। नेक्स्ट टाइम में आप ये लिखोगे, हम जानते हैं वी नाउ दैट W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। अब देखिए, एक नंबर बात करते हैं, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने ये एंगल जो थीटा बनाया है उसकी कंडीशन मुझे ये करनी है कि थीटा अब कितना होगा, थीटा अब कितना चला जाता है, थीटा अब कितना हो जाएगा, उसमें हम कितना कार्य कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। एफ एस कोस थीटा, अब देखिए थीटा बराबर 3 कंडीशन है, थीटा 0, थीटा 90 एंड थीटा 180 डिग्री, 3 लेंगे। क्यों, देखिए जैसे सपोज करो गाड़ी चल रही है, यहाँ गाड़ी है, हाथ के ऊपर मान ली गाड़ी, यहाँ गाड़ी है, मैंने कहा गाड़ी के ऊपर जैसे ही मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया, तो गाड़ी क्या करे दोस्तों, गति करे। कौन से एंगल में गति कर रही है, इस दिशा में, यानी वस्तु जा रही है इस दिशा में, गाड़ी जा रही है हमारी इस दिशा के अंदर, तो इस दिशा में जा रही है, एक्स एक्सिस भी, बल भी इधर,
और थीटा का मान भी इसी दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि गाड़ी इसी दिशा में जा रही है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है और एंगल भी इसके समान है, यानी इसकी भी दिशा में बल हमारा और इसी की दिशा हमारा थीटा एंगल लग रहा है। अब देखिए इसी की दिशा में थीटा एंगल लगा, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री हमारा हो गया। पुट करो W बराबर एफ एस कोस 0 मतलब 1, तो W बराबर एफ डॉट एस हमारा आ गया, सीधा एफ एस एंगल पुट किया है सीधा। अब देखिए 2 नंबर बात, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी जो हम गाड़ी तो इधर गति करवा रहे हैं, दिशा गाड़ी की ये, बल लग रहा है ऊपर, मतलब गाड़ी इधर जा रही है, बल लग रहा है इधर, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया। पुट करो मान W बराबर एफ एस cos 90 का मतलब 0, तो कितना आ गया W बराबर 0, थीटा बराबर 90 पे रखोगे। इसका मतलब ये है कि S और F यानी S विस्थापन और बल एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो हमें W बराबर 0 यानी कार्य कितना मिलेगा 0 मिलेगा। 3 नंबर देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 रखेंगे, W बराबर fs cos 180, fs रखेंगे fs उल्टा आ जाएगा, W बराबर f माइनस एस विपरीत आ जाएगा, cos 180 माइनस कितना आ गया fs बराबर माइनस W बराबर माइनस f डॉट s। अब इसको देखते हैं, आपने कहा चलिए गाड़ी आपने चलाकर छोड़ दी, बाय द वे आप ये कहते हो कि सामने कोई आ गया, मुझे लगाना है ब्रेक, मुझे क्या लगाना है ब्रेक, दिशा गाड़ी की ये, गाड़ी जा रही है इसी दिशा में, आपने लगाया ब्रेक, तो ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक किधर लगेगा, आपने बल किधर लगाया है विपरीत साइड में, गाड़ी अगर इस दिशा में जा रही है तो ब्रेक आप उल्टी दिशा में लगाया जाता है, एक्सीलरेटर दबाया ब्रेक दबाया, तो घर्षण के कारण वस्तु रुकती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन के कारण हमारी वस्तु रोकी जाती है, गाड़ी फ्रिक्शन के द्वारा रुकती है घर्षण के द्वारा। तो घर्षण क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शन F, तो F यानी बल के द्वारा हमारी गाड़ी रुकी, कौन सी दिशा में घर्षण लगता है विपरीत साइड में, तो विपरीत का मतलब गाड़ी हमारी ऐसी m द्रव्यमान की वस्तु इधर जा रही है s बल से, सॉरी s दिशा में, मैंने बल लगाया विपरीत साइड में, यानी एक दूसरे के दोनों क्या हो गए दोस्तों विपरीत, यानी f s माइनस में। ओके, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण यह ऋणात्मक आता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य का मान, अब आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए कि कार्य का मान कब धनात्मक पहुंचता है, एम कार्य का मान कब ऋणात्मक पहुंचता है, हम किसके द्वारा धनात्मक एम ऋणात्मक बता सकते हैं, इतने के द्वारा, आपको दिख गया होगा। चलिए कैसे होता है, आपको वैसे तो पता चल गया होगा कि धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा, यानी जब दिशा विस्थापन की सेम और इसकी दिशा विपरीत हो, बल की दिशा विपरीत हो, तो वह ऋणात्मक पहुंच जाता है, हमें सिर्फ इतना पता है। अब देखिए किस प्रकार ये होता, क्वेश्चन पूछा जाए कार्य का मान किस स्थिति में या कंडीशन में, इसे कंडीशन में धनात्मक एवं, ये क्वेश्चन लिखिएगा स्टूडेंट साहब, ऋणात्मक होती, किस दिशा में धनात्मक एवं किस दिशा में ऋणात्मक होती, तो आप अब ये कहोगे आंसर के अंदर 1 नंबर बात, थीटा बराबर 0 डिग्री,
W बराबर हम जानते हैं एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब W बराबर एफ एस, इसका मान पॉजिटिव आता है, यानी ये होता है धनात्मक। आप लिखोगे यहां, आप एक लाइन लिखोगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर कार्य हमारा धनात्मक होता है। 2 नंबर आप लिखोगे थीटा बराबर 180 डिग्री। W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री, 180 का मतलब -1, तो एफ एस क्या होता है माइनस में 1, तो ये होता है हमारा ऋणात्मक। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी थीटा बराबर 180 यानी 180 डिग्री पर कार्य हमारा ऋणात्मक पहुंच जाता। नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए कार्य हमारा हो गया, थीटा आपने बता दिया। अब देखिए, नोट कर लिया होगा, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं किसी वस्तु को कुछ हाइट पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, किसके ऊपर, कुछ हाइट पर। तो अगर मैंने ये कह दिया किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को कुछ हाइट पर रखने के बाद उसमें किया गया कार्य कितना होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा h हाइट पर मैंने किसी वस्तु को m द्रव्यमान को रखा है, तो आप ये कहते हो कि गुरुत्वाकर्षण बदलता है, ग्रेविटेशन जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब ग्रेविटेशन फोर्स हर किसी वस्तु पर लगता है। अब जैसे इस वस्तु को देखोगे तो एकदम से नीचे आती है, हाइट पर रखा और हाइट पर छोड़ने वाली वस्तु नीचे आती है। तो अब मैंने ये कह दिया कि m द्रव्यमान की वस्तु को कुछ हाइट पर रख दिया तो उसके ऊपर कार्य कितना करती है जब उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए। ओके, अब प्रत्येक वस्तु का मैंने आपको बताया था कि कोई भार होता है जिसे m कहते हैं और ग्रेविटेशन के कारण उसको कहा जाता है mg, तो इसका भार mg हो। अब ये वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आएगी, कहां पर, इस तल पे आती है। mg की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, ग्रेविटेशन क्या लग रहा है उसका, नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु भी नीचे की ओर आ रही है और हाइट की उसकी कहां है दोस्तों, नीचे की ही ओर है। तो अब हम ये कहेंगे कि इसमें कितना हो गया, m गुणा g गुणा h, जिसे कहते हैं mgh, mdh नहीं mgh। m यानी द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वाकर्षण फोर्स और h हो गई उसकी हाइट यानी विस्थापन कितना हो गया। अब इसे आप अगर cos थीटा sin थीटा के रूप में लिखोगे तो हम लिख सकते हैं, अब cos 0 कब होगा, यानी ये धनात्मक कब होगी, जब उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, यानी ये भी इधर हमारा h भी इधर, m भी इधर, ग्रेविटेशन भी इधर, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि यह धनात्मक होगा। ओके, ये वैसे तो ये टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास 11th के अंदर, अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी इसमें क्या होता है, जिसे हम F बराबर के क्या कहते हैं दोस्तों, K1 K2 अपॉन R की इस रूप में भी हम इसको। अब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स मैंने बता दिया कि हम इसके ऊपर लगाते हैं, यानी F लगा दिया, कितना बल लगाया, गुरुत्वाकर्षण को हम G से कहते हैं, और किसके ऊपर लगा, प्रत्येक वस्तु के ऊपर। वस्तु आपने कह दी m की वस्तु है, m1 हो गई, दूसरी m2 हो गई और अपॉन बीच की दूरी की स्क्वायर, ये होती है हमारा गुरुत्वाकर्षण। अब इस गुरुत्वाकर्षण पे लगाए तो हम ये कहते हैं प्रत्येक वस्तु पे लगता है। इस हिसाब से क्लास 11 में आपको ये पढ़ाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वृत्तुल गति, सर्कुलर मोशन। कार्य के अंदर ये दोस्तों ये चीजें, वृत्तुल गति,
वृत्तुल गति जिसे सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है, ये क्या होता है? मैंने ये कह दिया, एक सर्कल लीजिए, यानी इस सर्कल के अंदर अगर किसी वस्तु को आप घुमाते हो, मैंने कहा किसी वस्तु को वृत्ताकार भाग में घुमाया जाए, यहां से वस्तु शुरू हुई, यहां पर घूमती हुई वापस वहीं आ जाती है, उसका एक चक्कर, तो उसने क्या किया, यहां से गति की, v वेग से गति। आप इतना दिमाग में देखिए कैसे हो रहा है, समझिए। v वेग से वस्तु यहां की ओर लगी, अब यहां पहुंच जाएगी, स्पर्श रेखीय बल के कारण बाहर की, उसके ऊपर क्या लगता है, वेग, यहां पर गई बाहर की ओर वेग, यहां पर गई बाहर की ओर वेग। तो अब मैंने ये कह दिया कि प्रत्येक वस्तु जब वृत्ताकार पथ में गति करती है तो केंद्र की ओर क्या लगाती है, बल लगाती है, और जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे कहा जाता है फिजिक्स के रूप में अभिकेंद्रीय बल, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। यानी ये कहां लगाएगी दोस्तों, इसके अंदर लगाएगी, इसमें F किसमें लगाया, तल के अंदर। तो अभिकेंद्रीय बल की तरफ जो लगाया गया कार्य होता है वो हमारा क्या होता है, कार्य क्या होता है, विकेंद्रीय बल द्वारा लगाया गया शून्य। ये चीज याद कीजिएगा, परिभाषा लिखिए, परिभाषा इसके नाम लिखिए कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता जब वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती, जब वस्तु, इसके ऊपर बात मत कीजिएगा वृत्तुल गति क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस गति को वृत्तुल गति कहा जाता है। ये बात हो गई। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट बात ये लिखनी है कि जब वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। ये कार्य है परिभाषा के रूप में, इतना लिखिए। अब एक अन्य बात नोट डालकर लिखिएगा कि अभिकेंद्र बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कोई कार्य नहीं, ये लिखना है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता। ये बात तो दोस्तों रिपीट है, ये हमने बुक के हिसाब से आपको बता दी, ये आपने रख ली। प्रूफ करने की बारी करते हैं, लिख लीजिए दोस्तों, इसे हम करते हैं हम प्रूफ। देखिए कैसे, मैंने कहा अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या लगा, कार्य हमारा वर्ग क्या हो गया, शून्य। कैसे हुआ, W बराबर हम जानते हैं F S cos थीटा जानते हैं। अब देखिए मैंने कहा वर्तुल गति कर रहा है, यानी पथ हमारा कैसे है, इस प्रकार से v वेग से गति कर रहा है। हमारा बल किधर लग रहा है दोस्तों, इधर लग रहा है, ठीक है। हमारा बल इधर लगा, गति कौन कर रहा है, इधर कर रहा है, बल इधर लगा, इधर लगा, फिर इधर और फिर इधर, अंदर की ओर क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। F इधर S ऊपर, गौर कीजिएगा बात। मान लिया ये हमारा वृत्तुल गति, देखिए ये वृत्ताकार पथ इधर जा रही है हमारा S। हमने कहा वृत्ताकार पथ पर मैंने इस गति को करवाया, ये हमारा वृत्ताकार पथ है, S गति कर रहा है।
और अभिकेंद्रीय बल मैंने कहा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, यानी ये जा रही है, एस जा रहा है हमारा इधर, और अभिकेंद्रीय बल क्या लग रहा है दोस्तों, अंदर की ओर, इधर गया तो इसके बीच में एंगल 90, यहां जाएगा तो अंदर की ओर बल भी 90, अब यहां जाएगा हमारा एस, इधर की ओर गति कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर, तो यहां लगा 90, तो 90 लग रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं थीटा बराबर 90, तो W बराबर cos 90 क्या होता है, 0, 0 हो गया, पूरी कंडीशन 0, तो W बराबर 0, तो हमने दोस्तों इसको प्रूव करके दे दिया कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, नगण्य प्राप्त होता है, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कंडीशन आपको ये लिखनी है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वृत्तुल गति क्या होती है। इसके बारे में आपको ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है जो बहुत बढ़ चढ़कर बताया गया है क्लास 11th में। इसका एक शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट रूप में आपको यहाँ बताया दिया गया है कि वृत्तुल गति क्या होती है, कि वृत्ताकार पथ में की गई गति को हम वृत्तुल गति कहते हैं, और इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 0 होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे विस्तार पूर्वक नोट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों मात्रक पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा कार्य का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो अब देखिए मात्रक कैसे, मात्रक जिसे इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। अब कार्य का मात्रक कैसे, हमने कहा W बराबर F S होता है, कहा तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन हम कह सकते हैं, बल को तो कहते हैं फोर्स, इससे कहते हैं डिस्टेंस, तो यानी न्यूटन और मीटर। विस्थापन को मीटर से दर्शाया जाता है और सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, बल को न्यूटन से दर्शाया जाता है, और एक सीजीएस मात्रक होता है जिसमें बल को डाइन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे डाइन कहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए न्यूटन मीटर क्या हो गया, हमारा कार्य का मात्रक यानी वर्क का मात्रक, सीधा सा आपको याद रखना है, कार्य बराबर होता है न्यूटन मीटर इसका मात्रक, और न्यूटन मीटर के हिसाब से दूसरा मात्रक देखा जाए तो जूल, याद रखिएगा जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से करो तो आपको न्यूटन मीटर भी याद रखना है। ओके, अब देखिए, अब मैं ये कह दूं कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, बात गौर कीजिएगा, किसी वस्तु पर यानी m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया, और वह वस्तु कितनी दूर गई, 1 मीटर दूर गई, तो अब मैं कह सकता हूं कि किया गया कार्य मुझे बताइए। क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्य किया, बल लगाया, तो वस्तु 1 मीटर दूर गई, तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर हम कह सकते हैं Fs होता है, यानी S यानी विस्थापन, तो मैं कहता हूं कितना बल लगाया, 1 न्यूटन का, विस्थापन कितना किया, 1 मीटर का, तो हम मात्रक लगाएंगे न्यूटन और मीटर, कार्य का मात्रक। जो भी क्वेश्चन आप हल करो तो लास्ट में उसका मात्रक लगता है, आपको याद रखना। 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1, तो कितना आया, W बराबर 1 न्यूटन का बल लगा, तो 1 बराबर न्यूटन मीटर, जिसे W या हम कह सकते हैं W बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। W बराबर क्या हो गया, जूल। ओके, ये देखिए, ये हो गया हमारा दोस्तों कार्य यानी वर्क का टॉपिक क्लोज। तो आई होप दोस्तों आपको ये कार्य का टॉपिक समझ में आया होगा। जितना हमने ये टॉपिक यहाँ किया है क्लास 10th की वीडियो में, तो आप क्लास 11th में जाओगे तो भी आपको इतना ही आपको मिलेगा। बस इतनी सी बात ये होगी कि उसमें एक नया टॉपिक जोड़ दिया जाएगा जिसमें कार्य हमें ज्ञात करना होगा, जो आपके क्लास 10th में
ट्वेल्थ 10th में नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।